सो द नेक्स्ट इज इंटरफेरेंस ऑफ लाइट. एंड इंटरफेरेंस ऑफ लाइट क्या है? इट इज़ अ रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लाइट एनर्जी obtained बाय सुपरपोजिशन ऑफ लाइट वेव्स फ्रॉम टू कोहेरेंट सोर्सेज. मतलब कि अगर आप दो कोहेरेंट सोर्सेज लें, जैसे इस फिगर में सोर्स बी और सी एक कोहेरेंट सोर्सेज हैं, ठीक है, उससे एमिट होने वाली जो लाइट है वो एक दूसरे के साथ सुपर इम्पोज हो रही है, और इस सुपर इम्पोजिशन के कारण जो स्क्रीन है उसके ऊपर जो आपका लाइट एनर्जी है वो रीडिस्ट्रीब्यूट हो जाता है, जिसके कारण से आपको स्क्रीन के ऊपर अल्टरनेट डार्क और ब्राइट फ्रिंजेस दिखते हैं. तो बेसिकली जो आपका लाइट एनर्जी है उसका रीडिस्ट्रीब्यूशन ही इंटरफेरेंस है. एक बात जो आप यहाँ नोट करेंगे वो ये है कि आपका एनर्जी का रीडिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है, कोई डिस्ट्रक्शन नहीं हो रहा. अब ये सारा का सारा प्रोसेस कैसे हुआ वो आप समझेंगे यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट में. इसके बाद आप कैटेगराइजेशन करते हैं इंटरफेरेंस की. इंटरफेरेंस की जो बेसिक कैटेगराइजेशन है वो आप दो तरीके से कर सकते हैं. फर्स्ट बाय डिवीजन ऑफ वेव फ्रंट और सेकंड बाय डिवीजन ऑफ एम्पलीट्यूड. वेव फ्रंट, द वर्ड वेव फ्रंट व्हाट इज इट? कि वेव फ्रंट इज अ सरफेस ओवर विच an optical wave has a constant phase difference. कि वेव फ्रंट एक वो सरफेस है, वो इमेजिनरी सरफेस है जिसके ऊपर जो आपका ऑप्टिकल वेव है उसका जो फेस है वो सेम रहेगा. फॉर एग्जांपल यहाँ पे हम बात करें कि एक पॉइंट सोर्स था ए, इससे निकलने वाली जो लाइंस है ये दिस बेसिकली शोज द वेव फ्रंट. ओके, तो आप कोई भी एक पार्ट चूज़ कर लें, सपोज यू आर टेकिंग दिस वन, इसमें आप कोई भी पॉइंट चूज़ कर ले, उसके ऊपर जो आपका फेस डिफरेंस है सेंटर से वो हमेशा सेम रहेगा. तो इस चीज़ को ही आप वेव फ्रंट बोलते हैं. तो वेव फ्रंट और एम्पलीट्यूड की डिवीजन किसी भी तरीके से हो सकती है. वो रिफ्लेक्शन से हो सकती है, रिफ्रैक्शन से हो सकती है. तो डिपेंडिंग अपॉन दीज फिनोमिनाज ऑन द बेसिस ऑफ विच द डिवीजन ऑफ वेव फ्रंट टेक प्लेस, आपके डिफरेंट एक्सपेरिमेंट्स हैं. आपका जो फर्स्ट यूनिट है दैट इज़ ऑन द डिवीजन ऑफ ऑन द बेसिस ऑफ वेव फ्रंट, और उसमें क्या है कि आपका एग्जाम्पल क्या है, फ्रैक्शनल बाइप्रिज्म है, उसमें इस तरीके से वेव फ्रंट का डिवीजन, इसमें उस तरीके से इंटरफेरेंस प्रोड्यूस होती है. और अगर आप बात करें न्यूटन्स रिंग की, जो कि आप सेकंड यूनिट है उसमें स्टडी करेंगे, न्यूटन रिंग्स में जो आपका इंटरफेरेंस है दैट इज़ प्रोड्यूस बाय द डिवीजन ऑफ एम्पलीट्यूड. नाउ लेट्स कम टू अ वेरी इंपॉर्टेंट यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट. दिस एक्सपेरिमेंट वॉज परफॉर्म्ड बाय your Thomas Young in 1801, and it is a very important experiment because we study it in various fields. हम इसको ऑप्टिक्स में स्टडी करते हैं, we study it in classical mechanics, quantum mechanics में भी ये एक्सपेरिमेंट बहुत इम्पोर्टेंट है. तो what this person Thomas Young did was कि उसने एक सेटअप बनाया. सेटअप में क्या था, he took one very fine slit he took, और उससे कुछ सुटेबल डिस्टेंस के बाद उसने एक पेयर ऑफ स्लिट को रखा जिनके बीच की सेपरेशन 0.5 मिलीमीटर थी. दैट इज़ व्हाट ही टुक. ओके, एंड ही प्लेस्ड अ स्क्रीन एट सम डिस्टेंस अवे फ्रॉम दीज स्लिट्स, एंड व्हेन ही लिट दिस स्लिट एस, जब उसने एस स्लिट को एक मोनोक्रोमेटिक लाइट से इसके ऊपर फॉल कराया स्लिट एस के ऊपर, then what he observed was a band of alternate dark and bright fringes on the screen. थॉमस यंग ने स्लिट एस के ऊपर एक मोनोक्रोमेटिक लाइट को फोल्ड करवाया, और जैसे ही उसने ऐसा किया तो स्क्रीन के ऊपर खुद ब खुद अल्टरनेट ब्राइट और डार्क फ्रिंजेस का पैटर्न आ गया. एंड ही एक्सप्लेन्ड इट ऑन द बेसिस ऑफ इंटरफेरेंस ऑफ लाइट. कि ऐसा उसने कहा कि ये पैटर्न हमें क्यों मिला, क्योंकि लाइट ने इंटरफेयर किया. इंटरफेरेंस ऑफ लाइट से आपको ये पैटर्न मिला. अब इस चीज़ को डिटेल में समझते हैं कि क्या हो रहा है इस पूरे प्रोसेस में. यू हैव टेकन अ स्लिट एस. स्लिट एस एक पॉइंट सोर्स है. पॉइंट सोर्स से जो आपका वेव फ्रंट निकलेगा वो एक स्फेरिकल वेव फ्रंट होता है, और जो आपका वेव्स हैं दैट हैज़ क्रेस्ट एज वेल एज ट्रफ्स. ओके, तो आपने रिप्रेजेंटेशन पर्पस के लिए यहाँ पे जो क्रेस्ट है
उसको एक सॉलिड लाइन से रिप्रेजेंट किया है और जो ट्रफ है उसको डॉटेड लाइन से रिप्रेजेंट किया है। तो जो आपका स्लिट एस है, फ्रॉम दैट स्लिट एस यू हैव ऑन दैट स्लिट एस यू हैव अ मोनोक्रोमेटिक लाइट दैट इज़ फॉलिंग ऑन इट, और उसके बाद जो आपका इससे प्राइमरी वेव्स जनरेट हुई दैट हैज़ क्रस्ट एंड ट्रफ। क्रस्ट यू हैव रिप्रेजेंटेड बाय सॉलिड लाइन्स एंड ट्रफ बाय द डॉटेड लाइन्स। And these wave fronts, these are confronted by two slits S1 and S2, जिसके कारण से स्लिट S1 से भी फर्दर और स्लिट S2 से भी, दोनों से ही आपके पास सेकेंडरी वेव फ्रंट्स प्रोड्यूस होंगे। बिकॉज आपकी जो स्लिट S1 और S2 अगेन पॉइंट सोर्सेज हैं, तो उनके कारण जनरेटेड जो आपके वेव फ्रंट्स होंगे वो भी स्फेरिकल ही होंगे। और अगेन यू हैव कैप्ट द सेम रिप्रेजेंटेशन। जो आपका क्रेस्ट है यू हैव दैट रिप्रेजेंटेड दैट बाय अ सॉलिड लाइन, और जो आपका ट्रफ है दैट यू हैव रिप्रेजेंटेड बाय अ डॉटेड लाइन। व्हाट यू ऑब्जर्व इज दैट कि आपका जो क्रस्ट और ट्रफ है वो एक दूसरे के ऊपर फॉल कर रहे हैं, वो एक दूसरे के से कंसाइड कर रहे हैं। किस तरीके से? अब आपका पैटर्न क्या बनेगा, किस तरीके से बनेगा, वो डिपेंड करेगा कि आपका जो ये वेव फ्रंट्स है एक दूसरे के साथ किस तरीके से सुपर इम्पोज कर रहे हैं। अब इसमें तीन चीज़ें हो सकती हैं। फर्स्ट कंडीशन ये है कि फर्स्ट सिचुएशन ये है कि इफ़ द क्रेस्ट ऑफ द वेव्स emitted from S1 falls on the crest of waves emitted from the source S2, कि अगर आपका S1 है उससे जो वेव्स एमिट हो रही है उसका क्रेस्ट S2 से एमिट हुई वेव की क्रेस्ट के ऊपर लाई करेगा, तो आपका कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा। एक और चीज़ हो सकती है कि आपका जो ट्रफ है कि S1 वेव से S1 जो आपका सोर्स है उससे एमिट हुई वेव का ट्रफ विल लाई ऑन द वेव ऑन द ट्रफ ऑफ द वेव दैट इज एमिटेड फ्रॉम द S2। या फिर एक थर्ड सिचुएशन क्या हो सकती है कि एक वेव का क्रेस्ट फॉल कर रहा है दूसरे वेव के ट्रफ के ऊपर। तो ये सिचुएशन यहाँ पे भी लिखी हुई है कि आपके पास दो तरह के इंटरफेरेंस हो सकते हैं, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस और एक डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस कब होगा? जब आपका एक वेव का क्रेस्ट दूसरे वेव की क्रेस्ट के ऊपर लाई करेगा, या फिर एक वेव का ट्रफ दूसरे वेव के ट्रफ के ऊपर लाई करेगा। इस सिचुएशन में आपका जो रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड है वो मैक्सिमम होगा, जिसकी वजह से इंटेंसिटी भी उस पॉइंट के ऊपर मैक्सिमा होगी। अब इस एग्जाम्पल में ये सिचुएशन 3 पॉइंट्स पे आ रही है, पॉइंट ए पे, पॉइंट सी पे और पॉइंट ई पे। इन तीनों ही सिचुएशन में आपका इन तीनों ही पॉइंट्स के ऊपर क्या सिचुएशन बन रही है कि वेव का जो क्रेस्ट है वो क्रेस्ट के ऊपर लाई कर रहा है या फिर ट्रफ के ऊपर लाई कर रहा है। तो जिसकी वजह से आपको ए, सी और ई पॉइंट्स के ऊपर ब्राइट फ्रिंजेस दिख रहे हैं। और क्या हो सकता है यहाँ पे? दूसरी सिचुएशन ये आ सकती है कि आपका एक वेव का क्रेस्ट दूसरे वेव के ट्रफ के ऊपर लाई कर रहा है, या फिर ये कहें कि एक वेव का ट्रफ दूसरे वेव के क्रेस्ट के ऊपर लाई कर रहा है। दोनों ही सिचुएशन में डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा और आपका जो रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड है वो मिनिमम होगा, जिसकी वजह से जो आपकी इंटेंसिटी है वो उन पॉइंट्स पे मिनिमा होगी और आपको जो फ्रिंज दिखेगा वो एक डार्क फ्रिंज दिखेगा। ये सिचुएशन इस एग्जाम्पल में पॉइंट बी और डी के ऊपर अराइज हो रही है। नाउ आई वांटेड टू थिंक अपॉन वन मोर सिचुएशन। अभी तो ये जो पूरा डिस्कशन था इसमें आपने क्या लिया? इसमें आपने यू हैव टेकन अ मोनोक्रोमैटिक लाइट, बट व्हाट विल हैपन इफ यू रिप्लेस दैट मोनोक्रोमैटिक लाइट विद सनलाइट? व्हाट यू हैव टू कीप इन माइंड दैट सनलाइट में आपके 7 वेवलेंथ्स होती हैं। तो think over it and I will ask you whenever we have some interactive session. The things that I have discussed here, the same is represented by this diagram as well. Constructive interference में आपके पास waves के crust दो, आपके पास एक वेव का क्रस्ट अगर दूसरी वेव की क्रस्ट के ऊपर लाई कर रहा है तो भी आपका कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस है। अगर आपका एक वेव का ट्रफ दूसरे वेव के ट्रफ के ऊपर लाई कर रहा है तो आपका जो रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड है वो ज़्यादा हो जाता है और वो भी आपका कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस ही है। दूसरा सिचुएशन था डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस का। उसमें मैंने बताया कि आपका एक वेव का क्रेस्ट लाइज अपॉन द ट्रफ ऑफ अदर वेव
और जिसकी वजह से आपका जो एम्पलीट्यूड है, जो रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड है वो काफ़ी कम हो जाता है और जो आपका जो इंटेंसिटी है वो भी मिनिमम हो जाती है, जिसकी वजह से आपको उस पॉइंट के ऊपर एक डार्क फ्रिंज दिखता है। एंड दैट इज़ ऑल। जो रेफरेंसेस हैं इस यूनिट के लिए, आई एम फॉलोइंग 2 बुक्स बेसिकली। फर्स्ट इज़ आर चांद पब्लिकेशन एंड अदर इज़ अ मॉडर्न्स, एंड दैट वुड बी ऑल।